नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बीजेपी के भीतर अनुशासन पूरी तरीके से डोलता हुआ नजर आ रहा है। पार्टी के अलग अलग क्षत्रप अपनी अपनी लड़ाई कर रहे हैं और मामला चौराहे पर डिस्कस हो रहा है। पहली दो रिपोर्ट्स हम आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और आज हमारी ये तीसरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आपके सामने लाने की एक वजह है क्योंकि बीजेपी के दो क्षत्रप आपस में जब झगड़ते हुए दिखाई दिए तो मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, थाने तक पहुंच गया है और अब चौराहे पर बीजेपी के नेताओं के किस्से खूब मजे ले लेकर बताए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक ऐसे खूबसूरत जिले की, ऐसी खूबसूरत विधानसभा सीट का जहां लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, जहां से कुमाऊं रेजिमेंट के जवान भर्ती होते हैं और कुमाऊं रेजिमेंट की पूरी निष्ठा और आस्था उस क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। बात रानीखेत की आज कर रहे हैं। रानीखेत में वर्तमान में तीन ऐसे करैक्टर हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। रानीखेत के पूर्व विधायक रहे हैं अजय भट्ट, मोदी मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य, नैनीताल से वो वर्तमान में सांसद हैं और नैनीताल लोकसभा सीट से एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में हैं। रानीखेत का प्रतिनिधित्व कई बार अजय भट्ट कर चुके हैं और कई बार अजय भट्ट हार भी चुके हैं और जिनके कारण उनकी हार हुई है वो आज रानीखेत के विधायक हैं बीजेपी से। उनका नाम है प्रमोद नैनवाल। पिछला विधानसभा चुनाव प्रमोद नैनवाल ठीक ठाक अंतर से जीत गए थे, लेकिन इस कहानी में एक और शख्स है, उनका नाम है कैलाश पंत। कैलाश पंत भी रानीखेत से टिकट के दावेदार रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला लेकिन सत्ता में उनको भागीदारी करने का मौका मिल गया बिना चुनाव लड़े। जब राज्य सरकार अपने महत्वपूर्ण नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजती है तो पार्टी के भीतर उस शख्स के कद का अंदाजा लगता है और एक दर्जाधारी मंत्री की हैसियत से राज्य सरकार में इस समय काम कर रहे हैं कैलाश पंत। तो आज की स्टोरी के ये तीन महत्वपूर्ण किरदार हैं और इन तीन किरदारों में से अजय भट्ट तो अपने लोकसभा चुनाव में व्यस्त थे कुछ दिन तक, उसके बाद वो अपने नए रूटीन में व्यस्त हो गए होंगे, पार्टी के जो कार्यक्रम लगे होंगे उसमें व्यस्त हो गए होंगे। लेकिन पार्टी के दो क्षत्रप अभी भी रानीखेत में उलझे हुए हैं और इस तरीके से उलझन हुई है कि विधायक महोदय यानी प्रमोद नैनवाल के जो भाई हैं और इनके जो भांजे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है रानीखेत के थाने में। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इन्होंने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिन लोगों ने इन पर मुकदमा दर्ज कराया है। और अपने विधायक महोदय के भाई और उसके भांजे पर मुकदमा दर्ज हो, इसके लिए बकायदा कैलाश पंत अपने समर्थकों के साथ देहरादून से पहुंचे थे रानीखेत में और रानीखेत में जब उन्होंने पुलिस पर दबाव बनाया तो मुकदमा दर्ज हुआ। यानी बीजेपी के एक राज्य मंत्री ने अपनी ही पार्टी के विधायक के भाई और उनके भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सीधी सीधी एक लाइन की ये स्टोरी है। अब अल्मोड़ा जनपद का ये पूरा मामला है और अल्मोड़ा जनपद के इर्द गिर्द ही नहीं, पूरे कुमाऊं मंडल में ये चर्चा आम है। हालांकि देहरादून के अखबारों ने इस खबर को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, लेकिन बात यहां पर सिर्फ इस खबर की नहीं हो रही है, बात यहां पर हो रही है कि आखिर रानीखेत में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बीजेपी के राज्य मंत्री को मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने आना पड़ा देहरादून से। अब एक बात यहां पर कही जाती है, कई लोग कहते हैं कि जिस प्रकार के भी झगड़े होते हैं पार्टी के भीतर, उन झगड़ों का निपटारा आखिर में मुख्यमंत्री को ही करना होता है। अब मुख्यमंत्री ऐसे कितने झगड़ों में मध्यस्थता करेंगे, ऐसे कितने झगड़ों को सुलझाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई लोग खोज रहे हैं। क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके की खबरें आनी शुरू हो गई हैं
उससे ये तो आभास होता है कि आने वाले समय में ये झगड़े अलग अलग जगह पर और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और ये जो आज का झगड़ा है, जो बात रानीखेत की मैं बता रहा हूं, या इससे पहले जो हमने टिहरी का जिक्र किया था, वो सीधा सीधा ये था कि जो बात बीत गई है उसकी बात तो अब नहीं होगी। बात तो होगी आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव की, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, और बात उससे आगे होगी जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा। उसमें दावेदारी अगर करनी है या पंचायतों में अपने लोगों को एडजस्ट करना है तो अपना दमखम तमाम नेताओं को दिखाना है, तभी वो अपने अपने खेमे के लोगों को एडजस्ट कर पाएंगे। अब आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रमोद नैनवाल कौन है और प्रमोद नैनवाल से जो झगड़ा कर रहे हैं वो वास्तव में क्यों झगड़ा कर रहे हैं। 2007 में प्रमोद नैनवाल चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर रणजीत रावत के खिलाफ सल्ट विधानसभा से, लेकिन वो चुनाव हार गए थे, रणजीत रावत जीत गए थे। 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे प्रमोद नैनवाल और वो चुनाव कांग्रेस जीत गई थी। करण महाराज जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव जीत गए थे। अब इस समीकरण को आप समझिए कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ा प्रमोद नैनवाल, उसके कारण बीजेपी चुनाव हार गई, ऐसा कयास, ऐसा आकलन कई रणनीतिक लोग लगाते हैं जो रणनीति बनाते हैं। और चुनाव कौन हारा था? चुनाव हारे थे अजय भट्ट। उस समय वो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका नाम बहुत जोरदार तरीके से चल रहा था। और ये मोदी लहर थी, 2014 की मोदी लहर के बाद 2017 में मोदी लहर में चुनाव हो रहा था और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट चुनाव हार जाता है। अब इस समीकरण से आप समझ गए होंगे कि प्रमोद नैनवाल ने क्या रोल अपना अदा किया होगा, किस तरीके से उनका शायद वहां पे जनाधार होगा, जिस जनाधार ने उनको भले ही नहीं चुना लेकिन इतने वोट वो लेकर गए थे कि अपने प्रदेश अध्यक्ष को वो हरा गए। हालांकि उस समय उन्होंने पार्टी शायद छोड़ दी होगी, तभी निर्दलीय गए होंगे और करण महाराज जीत गए। अब 2022 का विधानसभा चुनाव देख लीजिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐसे नेताओं को टिकट दिया था जो अपना चुनाव जितवा सकें, और प्रमोद नैनवाल को चुना जो पिछला निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़े थे, प्रदेश अध्यक्ष को हरा चुके थे, लेकिन प्रमोद नैनवाल को चुना और प्रमोद नैनवाल ने करण महारा को चुनाव हरा दिया और विधानसभा में प्रमोद नैनवाल पहुंच गए। नैनीताल सीट से एडजस्ट कर दिया अजय भट्ट को, तो अजय भट्ट का रोल अब थोड़ा सा कम हो गया रानीखेत में, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में कैलाश पंत जो है वो अभी भी अपना दावा बनाए हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2027 का जब विधानसभा चुनाव होगा तो वो भी एक प्रमुख दावेदार हैं। उनकी दावेदारी में सबसे बड़ा रोड़ा तो वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक हैं यानी प्रमोद नैनवाल वही हैं। अब या तो प्रमोद नैनवाल को ही टिकट मिलेगा या कैलाश पंत को ही टिकट मिलेगा। वैसे बीजेपी किसी को भी टिकट दे सकती है, लेकिन ये दोनों बड़े क्षत्रप हैं रानीखेत की राजनीति में और एक टिकट के लिए इन दोनों के बीच में रस्साकशी अभी से शुरू हो गई है। खबर में सीधा एंगल अगर आप समझें कि एक दर्जाधारी मंत्री ने अपनी पार्टी के विधायक के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव डाला, तब मुकदमा दर्ज हुआ। आमतौर पर विधायक के परिजनों पर मुकदमा आसानी से दर्ज होता नहीं है। अब क्योंकि मामला सार्वजनिक हो गया था तो हमको भी इस बात को अपने इस प्रोग्राम के जरिए रखना था कि जिस तरीके से बीजेपी ने कई लोगों को अपनी पार्टी में एडजस्ट किया है वो कैसे एडजस्ट होंगे जब पार्टी के भीतर पहले से विद्यमान लोग अलग अलग क्षत्रपों में बटे हुए हैं, अपनी अपनी सीट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो जो लोग दूसरी पार्टियों से आए हैं वो कितनी जल्दी एडजस्ट होंगे, उनका विरोध भी शुरू हो ही चुका है। अलग अलग जगह से खबरें आप देख ही रहे हैं और आने वाले समय में भी इस तरीके की खबरें आपको और दिखाई दे सकेंगी। और जब इस तरीके के मामले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास जाएंगे तो वो कैसे इनका निपटारा करेंगे ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि कई मामलों की जानकारी पहले प्रदेश अध्यक्ष के पास भी पहुंचती है। प्रदेश अध्यक्ष कितना निपटा पाएंगे, मुख्यमंत्री कितना निपटा पाएंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।